16,70,000 का खरीदा था दिरहम। ऑलमोस्ट डबल हो गया ये 3 साल में, आप कह रहे हो। इंटरेस्टिंग। और करेंसी अप्रिसिएशन अलग। और बंदे ने दिया भी तो नहीं है ना, बंदे ने दिया तो 50% ही है। आपने गोल्डन वीजा ले लिया, इसका मतलब नहीं है कि आपको दुबई का टैक्सेशन लगेगा। दुबई के टैक्सेशन के लिए आपको 183 डेज दुबई रहना पड़ेगा। इंडियन पासपोर्ट है, बट अभी न्यूजीलैंड मूव हुआ है। बोलता है कि लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न मैंने करी थी वो ऑस्ट्रेलिया की करी थी, अब मैं फिलहाल न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, पासपोर्ट मेरा अभी भी इंडियन ही है, तो मैं कहाँ टैक्स भरूंगा? पैसा मैं कुछ इंडिया से भेजूंगा, कुछ न्यूजीलैंड से भेजूंगा, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भेजूंगा। सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। तो हम उसकी टैक्स प्लानिंग करते हैं सबसे पहले। आप में से काफी लोगों को पता है कि मुझे रेगुलरली नई नई चीजें एक्सप्लोर करना और सीखना बहुत पसंद है, और आप भी मुझसे इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपको भी कुछ नया सीखना पसंद है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा से कर रहा हूँ, एजिस से कर रहा हूँ, मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे भी प्रॉपर्टी में इतना ही प्यार है इन्वेस्टमेंट से जितना मुझे इक्विटी से है, ये सबको पता है। काफी लोग हैं आज के दिन जो कहते हैं कि यार भाई प्रॉपर्टी में नहीं करना चाहिए, पर मेरा हमेशा थोड़ा सा अलग ओपिनियन रहा है बिकॉज ऑफ दी बट ऑब्वियस रीजन कि भैया मेरे को वहां पे रिटर्न्स मिले हैं एंड आई एम हैप्पी। जब मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं मैथ्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, रिटर्न्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आया हुआ हूं दुबई में। दुबई में मैंने सोचा कि यार यहाँ पे डिस्कशन किया जाए, समझा जाए कि भैया दुबई प्रॉपर्टी मार्केट इतना क्यों बूम हो रहा है, क्यों सब लोग बात कर रहे हैं। मुझे अभी इसकी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से कंप्लीट नॉलेज लेना स्टार्ट किया है। और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग मिले हैं जो मुझे यहाँ पे सिखा रहे हैं। वैभव भाई है एंड सिमरन है, इन लोगों से मैंने सीखना स्टार्ट किया। ये लोग की कंपनी भी है ट्रिस्टा, जो ये कंप्लीट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का यहाँ पे काम करती है। और जब मैंने सीखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि कॉन्वर्जेशन में शायद काफी सारे ऐसे पॉइंटर्स है जो आपको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट कॉन्वर्जेशन को व्हाट आई हैव डन इज 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने डिवाइड करने की कोशिश करी है। 14 पॉइंट्स जो आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, स्पेसिफिकली दुबई में भी, और अगर इवन दुबई में नहीं भी है तब भी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ डिस्कशन होने वाला है आज की इस कंप्लीट कॉन्वर्जेशन में। जिस समय पूरा समय हो, शांति से आप बैठे हो, इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि नॉलेज थोड़ी एडिशनल है। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, मतलब एज अ कपल देखेंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेव करने वाला वीडियो है, लाइक कर दीजिएगा। वैभव, सिमरन, वेलकम टू द कंप्लीट डिस्कशन। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था, आप इतना ही कैंडिड रखिएगा, इतने ही शिद्दत से आप सारी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चाहिएगा। शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जस्ट फॉर दी ऑडियंस टू नो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, फिर सीधा सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम वैभव है, मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड बॉटअप इन दिल्ली। मूव टू दुबई इन 2020। पिछले 5 साल से मैं और मेरी फैमिली दुबई में है। सिविल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, और अब पोर्टफोलियो यहाँ मैनेज करता हूँ यूएई रियल एस्टेट का, इन ट्रिस्टा रियल एस्टेट। और आप आए थे 5 साल पहले जब 19 का कन्वर्जन रेट था और अभी 24-25 का हो गया है। मैंने देखा आपका स्टेटस, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, बात करेंगे। मेरा नाम सिमरन है, मैं भी दिल्ली से हूँ। वैभव और मैं ट्रिस्टा साथ चलाते हैं और मैं रियल एस्टेट अबाउट 7 साल से कर रही हूँ। पहले टोरंटो में, अभी मैं एक्चुअली कैनेडियन सिटीजन हूँ, बट आई मूव टू दुबई अबाउट 2 years ago। कनाडा सिटीजनशिप में एक्चुअली फायदा है, बहुत फायदा है। एंड में इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग हमें प्रॉपर्टी से करनी है ये, बट मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और मिल कैसे सकता है जुगाड़ से, कनाडा का भी समझते हैं कि अब नहीं जाना चाहिए कनाडा, दुबई आना चाहिए। दुबई आना चाहिए। अच्छा, ऐसा। चलो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो क्या पॉइंट का ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्यों दुबई में इतना बूम आ रहा है या क्यों इतनी बात होनी स्टार्ट हुई है? क्योंकि आज से 10 साल पहले शायद दुबई को हम नहीं रखते थे एज एन ऑप्शन जब हम प्रॉपर्टी की बात करते थे, पर आज नाम सुनने में बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट इज करेंसी अप्रिसिएशन एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। 2020 लास्ट में, 2021 स्टार्टिंग में जब मैं दुबई मूव हुआ था अपनी फैमिली के साथ, तब INR था 19 रुपये का। हम जो कैलकुलेशन करते थे तो वो 20 के राउंड फिगर में कर लेते थे, 20 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। आज हम वही राउंड फिगर करके 25 करते हैं। सो इमेजिन अगर मैंने 21 में अपना पैसा मूव कर लिया, जस्ट मैंने पैसा मूव कर लिया बाहर इंडिया से, और वो रखा है मेरे बैंक में, रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया उसका। ऑब्वियसली मैंने तो इन्वेस्ट किया है, बट वो रखा भी है ना, तो भी वो 19 का 25 हो चुका है। सो दिस इज करेंसी अप्रिसिएशन। ऑलमोस्ट 20% हो गया ये। 22%। हाँ, अब 4-5 साल में 20% का बस पैसा अपने आप ही बढ़ गया। आई डिडंट डू एनीथिंग। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन की। नो डाउट इंडिया में भी पोस्ट कोविड बहुत अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है, नो डाउट, हर जगह हुआ है। लाइकवाइज दुबई में भी हुआ है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी हुआ करती थी, कम्युनिटी वी कॉल इट एज अ टाउनशिप, जैसे इंडिया में टाउनशिप बोलते हैं, यहाँ अपन कम्युनिटी बोल देते हैं। सो एक कम्युनिटी लॉन्च करी थी, डमैक एक डेवलपर है, इट इज़ कॉल्ड लगून्स, डमैक लगून्स। एट दैट टाइम एक 4 bedroom टाउन हाउस हम बोलते हैं जिसकी वॉल्स साथ जुड़ी होती हैं। गज में बात करें तो 172 गज का प्लॉट होता है, स्क्वायर फीट में बात करें सो इट्स 1550 स्क्वायर फीट ऑफ प्लॉट।
1500 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट और 2200 स्क्वायर फीट का बिल्टअप। सो ये 1.67 मिलियन 16,70,000 दिरहम 16,70,000 दिरहम हो गए 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़, हाँ ठीक ये है, आप समझ उसकी आया। उसकी वैल्यू थी। ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं है वैल्यू ये। सुनो तो सही उसकी और वो 50-50 पेमेंट प्लान पे था। तो यानी आपने 2 करोड़ ही देना है 4 साल में। वो 21 में लॉन्च हुआ था, अभी वो हैंड ओवर होने लगा है, क्लस्टर वाइज हैंड ओवर हुआ है। सो अभी आप इमेजिन करो उसकी रीसेल कितने की हो रही होगी। 2 करोड़ की? नहीं, 4 करोड़ का तो प्रोडक्ट है ना। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतना महंगा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में ही। नहीं नहीं, अप्रिशिएट हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है 4 साल। सो हाँ 4 साल। डेटा? सो अप्रोक्सीमेटली ये ज़्यादा ही। सो अभी वो बिक रहा है 3 मिलियन दिरहम का। 3 मिलियन हो गए 30 लाख। 16,70,000 का खरीदा था दिरहम, 30 लाख दिरहम हो गए। ऑलमोस्ट डबल हो गया ये 3 साल में, आप कह रहे हो। इंटरेस्टिंग। और करेंसी अप्रिसिएशन अलग। और बंदे ने दिया भी तो नहीं है ना, बंदे ने दिया तो 50% ही है। हाँ, तो आरओआई तो उसमें कैलकुलेट होगा। हाँ, सो ROI कैलकुलेट होगा उस वैल्यू पे जो उसने दिया है। कैलकुलेट करते हैं, चलो ये एक एग्जांपल हो गया। कैलकुलेट करते हैं इसका क्या आरओआई है, निकालते हैं। हमारा रफली 16 लाख दिरहम के आसपास का था, जिसकी आईएनआर में वैल्यू उस समय पे 4 करोड़ के आसपास हो गई। तो 4 करोड़ पे हमने वो खरीदा, पर मेरे को 2 करोड़ का पेमेंट किया, वो मैंने 4 साल में किया। अभी हम मानते हैं फॉर द टाइमिंग कि हमने वो 2 करोड़ का पेमेंट पहले दिन कर दिया, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, कि मैंने 2 करोड़ किया और बाकी 2 करोड़ मुझे डिलीवरी पे करना है। हैंड ओवर पे देना है, जो अब लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं बैंक से। अगर नहीं भी दिया तो मैं बेच सकता हूँ उसको। 4 करोड़ का माल अभी 8 करोड़ में। लोगों ने यही किया है। सो 7-7.5 करोड़ की चीज़ हो गई वो 4 करोड़ 7 वाली। करोड़ की हो गई और 2 करोड़ मेरा लगा था, तो ऑलमोस्ट आप करो 3 टाइम्स हो गया। यस। सो अभी लोग क्या कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। वो लास्ट वाला जो 50% है वो पे नहीं कर रहे हैं। जो नया बायर है वो इजीली पे कर रहा है, क्योंकि उसको बैंक 25 साल का लोन दे रहा है। वो इजीली वो अच्छे प्राइस। और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डमैक लगून्स। तो ये एक एग्जांपल हुआ। ये एक एग्जाम्पल, वन ऑफ एग्जांपल्स है। ये वन ऑफ एग्जाम्पल्स है। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सो ये हो गया टाउन हाउस जिसे हम कहते हैं। अब इसका टिकट साइज़ ये है। अब एक और पे आते हैं। ये था रिसेंट 23 लास्ट में। सो ये एक नया डेवलपर था। इट इज़ कॉल्ड नेडीन रेजिडेंसेस, और लंदन गेट करके एक डेवलपर है। सो इट वाज न्यू। इन्होंने क्या किया कि पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया, बिकॉज दे हैड टू एंटर द मार्केट। उन्होंने कर दिया 30-70 का पेमेंट प्लान। ये फुरजान मेट्रो स्टेशन के पास है। एंड इसका एक 2 बेडरूम का आएगा 1.5-1.6 मिलियन दिरहम का, मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए का वैल्यू थी। 30% देना था। सो 30% दिया 1.5 मिलियन का इज़ 500,000, 5 लाख दिरहम। हाँ, 1 करोड़ के आसपास दिया। एंड हमने उसको अभी 2025 में वो हैंड ओवर हो गया। 23 में लॉन्च हुआ था, 2 साल में हैंड ओवर हो गया। बिल्डिंग है नॉर्मल 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, कुछ हाईफाई नहीं है, बट लोकेशन अच्छी है। सो उस सिनेरियो में 1.5 की चीज़ खरीदी थी, 1.7 की हमने उसको रीसेल करी। 200,000 दिरहम, 2 लाख दिरहम हमने उस पर बनाए, इन्वेस्टर ने बनवाए। दिए थे उसने 5 लाख दिरहम, 5 लाख पे 2 लाख उन्होंने बनाए 2 साल में। सो इन दैट सिनेरियो अप्रॉक्सीमेटली 30-35% का आपका अप्रिसिएशन आया। इंटरेस्टिंग। सो अभी हम क्या ये कंप्लीट कॉन्वर्सेशन को मल्टीपल पॉइंट्स में ले जा रहे हैं। पहले पॉइंट है रिटर्न्स। हम आएंगे वैसे कि आपको कौन सा डेवलपर, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी जगह पे कैसे चूज करनी है कि आप अपने मैक्सिमाइज कर सको। हम प्रॉपर जाएंगे, जो मैंने समझा जाएंगे। बट सबसे पहले समझने की शुरुआती इससे होती है कि भैया क्या रिटर्न में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्योंकि अपन लोग है मेन मार्केट वाले लोग कि अपने को चाहिए भाई मिला क्या। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे मिल रहा है। और कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में कुछ आ रहे हो जो कैपिटल एप्रिसिएशन के हैं, या एवरेज आप बता सकते हो कि एवरेज कैपिटल एप्रिसिएशन क्या मिल रहा है पिछले 3 साल का, 5? एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। हम अगर 1-to-1 कॉल बुक करते हैं, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है दुबई मार्केट में, सो यू कैन बुक अ 1-to-1 कॉल विद अस। उसमें हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एप्स। इट्स नॉट दैट कि मैं बोल रहा हूँ। DXB इंटरैक्ट है यहाँ पे, दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा है विदाउट नेम। कब कौन सी प्रॉपर्टी कितने में बिकी थी, उस बंदे ने फिर आगे किसको बेचा। क्या नाम है वेबसाइट का ये? DXB इंटरैक्ट। ये ओपन डेटा है। इट्स नॉट मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको मेरी बात पे ट्रस्ट करना है। यू जस्ट ट्रस्ट द डेटा। तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। सो देर आर लॉट ऑफ सच एग्जाम्पल। और इस वेबसाइट में मुझे पूरा हिस्ट्री मिल जाएगी, 5 साल में कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, कौन सा हुआ। चलो इंटरेस्टिंग। तो पहला यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन आप कह रहे हो कि अच्छा है। इंडिया के कंपेरिजन में क्या बोलोगे इसको आप? सो इंडिया के कंपैरिजन में एज आई सेड, इंडिया ने भी अच्छा अप्रिशिएट किया है। कोविड के टाइम पे दोनों मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज ये मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है। मैं अगर दुबई की बात करूं, पहले हमने 3x 4x कर लिया वो पैसा कोविड के टाइम पे, बट आज वो 2x होगा। अगर आज कोई इन्वेस्ट करता है 3-4 साल आगे का देख के, सो 3-4 साल में वो 2x हो जाता है। कि ये एक्सपेक्टेशन है आप? ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया जो कैपिटल एप्रिसिएशन का है। सेकंड, तो रेंटल रिटर्न्स अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, सिंपली 2 से 3% मानते हैं रेसिडेंशियल में मिलती है, कमर्शियल में 5-6% मिलती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
ठीक है, इतना ही है? एवरेज में एवरेज में इतना ही है। अगर आपकी लोकेशन बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ प्रीमियम। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम कितना आ जाता होगा प्रीमियम रेसिडेंशियल में? डिमांड पे है, अगर आपकी सबसे शहर की सबसे मेन लोकेशन पे प्रॉपर्टी है तो जो आपने मांगा वही प्राइस है। तो हाँ, मतलब बट वो वन ऑफ है, पर एवरेज मानते हैं। हाँ, 3-4% के आसपास रेजिडेंशियल का मैक्सिमम टॉप आउट हो जाता है। ठीक है, एक आप रिटर्न्स अब कंपेयर करते हैं रेसिडेंशियल की दुबई में। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की रिटर्न दुबई में अप्रॉक्सीमेटली 7% नेट आती है। नेट मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद। कैसे? अगेन एग्जांपल लेते हैं, और ये डेटा मैं आपको भेजूंगी क्योंकि मैंने अभी अभी किया और हम रोज़ ही करते हैं क्योंकि लोगों को पोर्टफोलियो पूरे मैनेज करने होते हैं। स्टूडियो 1 फुरजान में इम्तियाज़ वेस्टवुड करके बिल्डिंग है। स्टूडियो आज की डेट में वो मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 करोड़ का। अब ये मत बोलना महंगा है। नहीं, आप आईएनआर बोल रहे हो ना? हाँ, 2 2 करोड़ करोड़ रुपए, INR ठीक है। चलेगा। 2 करोड़ INR का स्टूडियो है। उसकी रेंटल इनकम आपको आती है अप्रॉक्सीमेटली 15.5 लाख रुपए, जो टेनेंट आपको 1 चेक में यूजुअली दे देता है। यहाँ पे 1 चेक में मतलब मैंने आज ही 1 साल के पैसे दे दिए आपको पूरे। दैट्स नंबर 1 अपसाइड कि मेरे पैसे आ जा गए। वो भी तो वैल्यू है ना, पैसे एक पहले आ जाना, धीरे धीरे। ये सब प्रॉपर्टीज में सब प्रॉपर्टीज में नहीं है ऐसा। यहाँ पर ऐसे चलता है कि नेगोशिएशन चलती है। मान लो आप लैंडलॉर्ड हो और मैं टेनेंट हूँ, मैंने कहा मैं आपको आज दे रही हूँ, अगर मार्केट रेट मान लो 18 लाख चल रहा है, मैं कह रही हूँ 15 लाख ये लो और इसको एक साल चेक का में मेरा सेटल हुआ। मेरा हुआ। अगर मेरे को है कि मेरे को आपको 4 चेक में देना है या 12 चेक में देना है तो फिर मैं आपको 20 लाख ऑफर करना पड़ेगा फॉर यू टू अग्री, क्योंकि मार्केट ऐसे चल रही है कि लैंडलॉर्ड मानता नहीं है इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। साल भर का पैसा पहले दिन, तो ये अच्छा है। पहले दिन। और वो भी मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ वैल्यू है और 15-16 लाख उसका रेंटल है। 15-16 लाख में से आपकी अगर मेंटेनेंस मांग तो अबाउट 1 लाख रुपए आती है, जो सर्विस चार्जेस हम बोलते हैं यहाँ पे उस स्टूडियो की। तो नेट रेंटल इनकम 14 लाख है। 14 लाख के हिसाब से आपकी रेंटल ROI बनती है 7% नेट। दैट इज़ वन एग्जाम्पल। ऐसे पूरी दुबई में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पॉसिबल है। दैट बीइंग सेड, जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर ये नहीं आता है। एग्जाम्पल बहुत लोग बोलते हैं डाउनटाउन दुबई या फिर दुबई क्रीक हार्बर, जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पे रेंटल रिटर्न नहीं आती इतनी ज़्यादा, वहाँ पे 4-5% आती है। और अगर आप चैट जीपीटी करने जाओगे या कोई आपके व्यूअर्स जाएंगे चैट जीपीटी करेंगे कि बेस्ट रेंटल रिटर्न्स, तो ये वाले एरियाज़ बोले जाते हैं। बट अगर आप नंबर्स कैलकुलेट करो DXB इंटरैक्ट पे जाके तो उसकी रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 4-5% आती है। सो यू हैव टू नो कौन से एरियाज़ में, स्पेशली कौन सी बिल्डिंग्स में, क्योंकि उसी एरियाज में सारी बिल्डिंग्स सेम ROI नहीं दे पाएंगी। तो हमें वो स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ पर टेनेंट इतना प्राइस देगा और उसकी। तो हमारे देखो अभी 2 पॉइंट हो गए। पहला तो एप्रिसिएशन हो गया, सेकंड हो गया रेंटल्स। हाँ जी। थर्ड पॉइंट ये बात करते हैं कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है तो कौन से एरियाज है जहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, कौन से एरियाज मीडियम और कौन से एरियाज को इग्नोर करना चाहिए। 3 आप ब्रैकेट बना दो, आप साथ में बना सकते हो ब्रैकेट्स की। यार सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट वाले एरियाज की बात करते हैं जो आज के दिन हमें सबसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आज की डेट में दुबई साउथ और दुबई लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन में ही पैसा लगाना चाहिए अगर आपको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का सोचना है तो, क्योंकि अल मखतूम एक एयरपोर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है दुबई साउथ पे। सो जहाँ गवर्नमेंट का फोकस होता है वहाँ पे ही आपको अपना फोकस करना चाहिए। सो दुबई साउथ इज़ वन ऑफ द प्लेस, दुबई लैंड इज़ वन ऑफ द प्लेस, एंड यहाँ पे आपको ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिल जाएंगी और अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे आज की डेट में आपको फोकस करना चाहिए। और कौन सा मीडियम फोकस का एरिया है? मीडियम फोकस में आप कर सकते हो वाटर फ्रंट एरियाज़ में अपार्टमेंट्स। जो वेब अपने एरियाज़ बताए, प्रेफर करो कि यहाँ पे घर ले लो, ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ ले लो, विला ले लो, टाउन हाउस ले लो। आपका टिकट साइज़ यहाँ पे जाता है बेर मिनिमम 7 करोड़ टिकट साइज़। आपको देने नहीं है बट टिकट साइज़ इतना जाता है। अगर हम अपार्टमेंट्स देखें जो मीडियम एरिया, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे सामने कोई वाटर बॉडी है, ये बिजनेस बे की कैनाल है, ये हब है, ये दिस इज लाइक सेटल्ड एरिया। हम ये रेकमेंड नहीं करते अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन दिस इज नॉट सो रिकमेंडेड एरिया। This is फर्स्ट not रिकमेंडेड एरिया capital. आपने बता दिया। मॉडरेट एरियाज जहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं अगर कुछ मिले। लुक एट दुबई आइलैंड्स, वाटर फ्रंट एरिया जहाँ नया बीचेस सब बना रही है गवर्नमेंट। मैरिटाइम सिटी एक करके आइलैंड ही है, मैन मेड आइलैंड ही है, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। देर आर लैंडलॉक्ड एरियाज है, मोटर सिटी, अर्जान, अल जद्दाफ इज़ अ वेरी गुड एरिया। दीज आर अंडररेटेड एरियाज, नहीं सुने होंगे लोगों ने। जुमेरा गार्डन सिटी, आप जो पढ़ते हो खाली वो मरीना पढ़ लेते हैं लोग, पाम जुमेरा मेन एरियाज। यहाँ पे ये अंडररेटेड एरियाज हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको ग्रोथ मिल सकती है फ्यूचर में। और कौन से अवॉइड वाले एरिया है? JVC। डाउनटाउन।
डाउनटाउन कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए तो इतना सजेस्टेबल नहीं रहता है। हाँ, रेंटल आरओआई आ सकती है बिकॉज ये बुर्ज खलीफा के पास है, एवरग्रीन रहेगा, कॉर्पोरेट्स यहाँ पे हैं, हमारे पीछे भी है। हमारे पीछे भी, और हम भी उस बुर्ज खलीफा को देखने के लिए ये स्टूडियो बुक कर लिए ले दे के। सो यहाँ अप्रिशिएट होती है चीज़, इतनी नहीं होती है। सो इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे आते हैं, जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स सबसे पहले डाउनटाउन में ही आएंगे। सो इट डिपेंड्स। सो जस्ट टू सम अप, अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन पैसा डालना है 4-5 साल के लिए, सो टारगेट दुबई लैंड और दुबई साउथ। अगर आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म डालना है और मीडियम उसमें जाना है, सो टारगेट मैरीटाइम सिटी, दुबई आइलैंड्स और एनी वाटर फ्रंट ऑप्शंस। और अगर हमें थर्ड उसमें जाना है, देन वी शुड आई दीज एरियाज़ जो अपकमिंग एरियाज़ हैं, एज शी सेड, जद्दाफ हो गया, अरजान हो गया, अल्फुरजान हो गया। सो दीज एरियाज़। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा समाप्त किया आपने ये। इंटरेस्टिंग। तो हमारे पहले 3 पॉइंट्स कवर हो गए। 4th पॉइंट, अब अनंत, आपने एरियाज तो सारे समझ लिए, अब समझते हैं डेवलपर्स कैसे हम चूज करते हैं कि कौन से के साथ जाना चाहिए जहाँ पे मनी सेफ है और अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जितना लोकेशन का रोल होता है उतना ही डेवलपर का भी रोल होता है। टू स्टार्ट विद, सबने बुर्ज खलीफा देखा है, उसको किसने बनाया? ईमार ने। ईमार ने पूरा डाउनटाउन बनाया। तो हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कोई मास्टर डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें। मास्टर डेवलपर किसको कहते हैं? जो गवर्नमेंट की विजन के हिसाब से एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल लेता है और उसकी पूरी प्लानिंग करता है कि वहाँ पे बुर्ज खलीफा आएगा, साइड में दुबई मॉल आएगा, कौन सी कमर्शियल बिल्डिंग आएगी, कौन सी वाली रेसिडेंशियल बिल्डिंग आएगी। सो योर प्रेफर्ड बिल्डर शुड बी समथिंग लाइक एन ईमार। देन ऐसी और गवर्नमेंट डेवलपर और सेमी गवर्नमेंट डेवलपर्स भी हैं। कुछ नाम लूँ तो मीरास, नखील, दुबई प्रॉपर्टीज़, बसल। तो ये अब हमारे टियर 1 में हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि ट्राई करो कि इनके साथ इन्वेस्ट करो अगर आपका टिकट साइज और लिक्विडिटी अलाउ करती है तो ये आपके प्रीमियम हो गए। हाँ, तो प्रीमियम होता है। इनका पेमेंट प्लान भी अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव मतलब यहाँ पे पेमेंट प्लान्स कैसे होता है? 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना होता है ईमार में। 1 करोड़ की अगर चीज़ है तो 80 लाख आपको 4-5 साल में देना होगा, 20% हैंड ओवर पे होगा। तो जो अभी हमने पहले फ्लिपिंग की बात की ना कि 50% दिया था, 50% बाद में नहीं दिया, तो यहाँ पे आपकी इक्विटी ज़्यादा इन्वेस्टेड होती है। तो इससे ना फ्लिपर्स निकल जाते हैं मार्केट में, तो एक्चुअल में रियल इन्वेस्टर्स होते तो हैं। मतलब फिर तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो अगर फ्लिपर्स निकल रहे तो अच्छा है कि एटलीस्ट वही आ रहे हैं जिनके पास एक्चुअली पैसा है, और यहाँ पे अप्रिसिएशन ट्रस्ट भी बना हुआ है, तो अप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटी आई थिंक ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई वी रेकमेंड कि आप ऐसे स्पेशली आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया से बाहर, तो थोड़े ट्रस्ट वर्दी डेवलपर के साथ और साथ में ऐसे वाले डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करो जहाँ पे Makes sense. अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा रहे। सो दिस इज योर गवर्नमेंट डेवलपर्स, टियर 1 डेवलपर्स। टियर 1 में 2 और हम काउंट करते हैं जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं। दे आर अगेन मैसिव, कैश रिच, दे हैव डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर दुबई में। तो हम ट्रस्ट वर्दी डेवलपर्स उनको भी काउंट करते हैं। एक है डमैक, अगेन बहुत देखी हुई हमने, पीछे भी बिजनेस हमारे में पास पूरा है। डमैक ने ही बनाया हुआ है, और मास्टर प्लान अगेन उन्होंने भी 2 डिलीवर करे हुए हैं, और अभी तीसरा डिलीवर चल रहा है। जो लगून्स है वो भी मास्टर प्लान ही है। सो डमैक, एंड देन यू हैव शोभा इंडिया से ही है। शोभा डेवलपर्स हमारी लिस्टेड हाँ, कंपनी। correct, अच्छा, yeah, बिग कंपनी, Bangalore. गुड कंपनी। वेरी गुड कंपनी। हाँ, यहाँ पे उनको क्वालिटी के लिए हम बोलते हैं, मतलब हम इनफैक्ट डमैक ईमार से बेटर क्वालिटी बोलते हैं, बिकॉज वो वर्टिकली पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो अगेन तो ये हमारे 8 आ गए बिल्कुल टॉप के डेवलपर्स जो प्रायोरिटी पे tier आते 1 हैं। developers. Then you have tier 2 developers, like your these are private developers but majorly master plans नहीं बनाते। एक लैंड पार्सल लेके बिल्डिंग्स बनाएंगे, 100 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल डेन्यूब, रिजवान साजन, आपकी ऑडियंस को शायद पता होगा। देन यू हैव बिंगाटी, यू हैव अजीजी, यू हैव कपल अदर्स लाइक गुड नेम्स, बट दीज वी कंसिडर टियर 2। यूजुअली बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं या फिर वैल्यू फॉर मनी बहुत लो को चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ी पेमेंट बट ये टियर 2 पे चले गए आपके हिसाब से। हाँ, ये नो टियर 2 ब्रेनर। होते हैं, करेक्ट। अब अगेन वही है, सबका पैरामीटर अलग होता है। टियर 2, टियर 3, टियर 4 पर्सपेक्टिव हो गया, बट आप टियर 1 को चेंज नहीं कर सकते। ईमार, योर डमैक, शोभा एंड योर गवर्नमेंट डेवलपर्स विल बी टियर 1। अब आप टियर 1 को कुछ, अगेन ये कंसल्टेंट का पर्सपेक्टिव होता है, तो कोई बिंगाटी को भी टियर 1 में डाल सकता है। हमारे हिसाब से वो टियर 2 डेवलपर्स है। दे आर नॉट बैड, बट योर मनी इज मच मोर बेटर ग्रोन इन टियर 1 डेवलपर्स। मेक सेंस। तो आप टियर 1 पे ज़्यादा फोकस करिए, और मार्केटिंग पे कंपैरेटिवली कम रख सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग करनी पड़ रही है। तो वो इमार नहीं है। मैंने इमार को कभी मार्केटिंग करते हुए नहीं देखा, बट जब हम दुबई में घूमने जाते हैं तो हर जगह इमारें दिखता है, तो लगता है यार यहाँ पे तो
डूबा तो फिर तो ठीक है यार, फिर तो सबका ही डूब गया। सब सो बेसिकली जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ इट डजेंट मैटर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको वहां पे रिटर्न ज्यादा आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का सारा गेम है। लक को छोड़ दो, क्योंकि लक पे करने लगे तो भैया हो सकता है आपका चिट्टर पिट्टर स्टॉक भी चल जाए, बट प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा है इज द की। सो प्रोबेबिलिटी वाली आपने पॉइंट्स बता दिए और ये परफेक्ट हमारा समराइज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, 5th पॉइंट पे चलते हैं। 5th पॉइंट इज टैक्सेशन। बहुत जरूरी। अगर इंडिया में देखते हैं, सो नाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग वाइट, जिसे कह सकते हैं। रेंटल रिटर्न्स भी अकाउंट में हैं और सब कुछ आपका यूपीआई और बैंक चल रहा है। सो नाउ यू हैव टू पे 30% ऑन योर इनकम। बिल्कुल ठीक है। 20% कैपिटल अप्रिसिएशन पे अलग अलग स्लैब हैं, कहीं 12.5 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है। सो दैट्स टैक्सेशन। बहुत सारे रोड शोज़ होते हैं, अगर आपकी ऑडियंस ने इवेंट्स अटेंड करे होंगे, दुबई प्रॉपर्टी रोड शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे एक चिड़िया बोली जाती है कि टैक्स फ्री है दुबई। तो दुबई टैक्स फ्री है? सो अगेन इसमें एक क्लॉज है, इसमें एक स्टार लगा हुआ है। सो वो स्टार ऐसा है कि अगर आप एनआरआई हो, यू आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, और वो आप दुबई में रहते हो, आपकी टैक्स रेजिडेंसी दुबई की है, देन इट इज टैक्स फ्री। मतलब मेरे को 183 डेज दुबई रहना पड़ेगा? यस। सो एज पर डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो कि इंडिया का यूएई के साथ है, कि अगर आप यूएई में टैक्स दे रहे हो तो आपको इंडिया में नहीं देना, इंडिया में दे रहे हो तो यूएई में नहीं देना, बट वहाँ पर रहना है। सो अगर आप 183 डेज यूएई में रह रहे हो, देन ओनली इट इज टैक्स फ्री। अदरवाइज आप इंडिया रह के यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू पे टैक्सेस। अगर आप यूएई में खरीद रहे हो, यूके में खरीद रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खरीद रहे हो, वेर एवर यू आर बाइंग एंड वट एवर प्रॉफिट यू आर गेटिंग, यू हैव टू पे टैक्स ऑन योर ग्लोबल इनकम। और वो इंडिया में ही लगेगा टैक्स? आप इंडिया में लगेगा वेर एवर यू आर सेइंग। सो 2 चीज़ें हैं, एक है सिटीजनशिप, एक होगी टैक्स रेजिडेंसी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हम रहते हैं, हमारे पास पासपोर्ट इंडियन है, बट मैं रहता यूके में हूँ। सो मेरे को इंडिया में, अगर मैं दुबई में प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मेरे को क्या टैक्स लगेगा? सो बेसिकली वो यूके में रहते हैं, यूके के टैक्स रेजिडेंट हैं, बट पासपोर्ट इंडियन है। सो टेक्निकली अगर दुबई में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, उसका टैक्स वो यूके गवर्नमेंट को जाएगा। टैक्स रेजिडेंसी के बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। बिल्कुल ठीक है, बेसिक रूल्स ऑफ हमारे टैक्सेशन। सो अगर आपको दुबई का जो टैक्स फ्री है, दुबई आ जाओ दुबई, वो गलत है। ये अच्छी बात है कि आपने बताया कि वो गलत है, और इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंट है, आपको दुबई की 0 टैक्स लेने के लिए एक्चुअली में यहाँ पे रुकना भी पड़ेगा, वरना आपको जो इंडिया में टैक्स लग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर मैं दुबई में हूँ और रुक भी रहा हूँ तो फिर टैक्सेशन 0 है? सो फॉर इंडिविजुअल्स इट्स 0। बिल्कुल ठीक मेरी है। पर्सनल इनकम पे एकदम 0 टैक्स है। कंपनीज के लिए येस दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ 9% कॉर्पोरेट टैक्स। प्रोडक्ट्स के लिए दे हैव इम्प्लीमेंटेड 5% वैट। देखो, हर गवर्नमेंट को इकोनॉमी चलाने के लिए टैक्सेशन चाहिए ही होती है। पहले नहीं थी, बट नाउ दे नीड इट, दे फील द नीड ऑफ इट, तभी वो बिजनेसेस पे उन्होंने 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, और वो भी 375,000 दिरहम्स, यानी 3,75,000 दिरहम, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट साल में अगर आप दिखा रहे हो, उस 1 करोड़ के ऊपर 9% टैक्स है। 1 करोड़ तक इवन फॉर कॉर्पोरेट्स, इवन फॉर द कॉर्पोरेट्स, यस। सो बेसिकली मेजर चंक ऑफ द कंपनी जो छोटी हैं, जो 1 करोड़ का प्रॉफिट साल में दिखाती हैं, वो भी बाहर हो गई इससे। सो बिजनेसेस भी एक तरीके से टैक्स फ्री ही हैं, मेजर जो 1 करोड़ की इनकम दिखा रहे हैं साल की। और आई थिंक टैक्सेशन की वजह से काफी लोग मूव भी करने के लिए प्लान कर रहे हैं, बट आपको अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव देखने पड़ेंगे अगर आप मूव करने का सोच रहे हो, वरना आप अप्रिसिएशन और रेंटल्स के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसके रिटर्न्स और हमने यील्ड्स की ऑलरेडी बात कर ली है। इंटरेस्टिंग। सो ये टैक्सेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था आप सभी को जानना, ध्यान रखना, और वापस देख लेना एक बार अगर जरूरत पड़े तो कि हमने क्या बात करी, बिकॉज टैक्सेशन में काफी लोग गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने प्लान कर लिया कि मेरे को अपना टैक्सेशन थोड़ा सा कम करना है, लेट्स मूव टू दुबई, तो यहाँ पे 2 तरीके के वीज़ाज़ होते हैं। इनफैक्ट 3 तरीके के वीज़ाज़ होते हैं। सबसे पहला तो आप यहाँ पे एक नौकरी ढूंढो, जॉब अप्लाई करो, वहाँ से बैठ करो, यहाँ पे आके करो, देन यू आर अ एम्प्लॉई ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, सैलरीड इंडिविजुअल हो गए, अब आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा, यू स्टे हेयर, यू हैव अ गुड सैलरी, एन्जॉय योर लाइफ। दूसरा वीज़ा होता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं। वन इज़ बेस्ड ऑन 750,000 दिरहम्स इन्वेस्टमेंट, 7.5 लाख दिरहम, मोटा मोटा 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है। अब उस 2 साल के वीज़ा के लिए प्लस भी चीज़ें हैं, माइनस भी चीज़ें हैं। प्लस पॉइंट इज़ बहुत कम छोटे से टिकट साइज़ में आपको 2 साल की रेजिडेंसी मिल रही है, यू हैव एन इन्वेस्टर वीज़ा। माइनस पॉइंट इज़ कि अगर आप यहाँ एक प्रॉपर्टी ले रहे हो और लेट्स से आप इंडिया में ही रह रहे हो, देन यू हैव टू एंटर यूएई एवरी 6 मंथ्स। सो ये एक माइनस पॉइंट है कि आप वो कॉस्ट कंसिडर करोगे, मेरे को हर 6 महीने में एक फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, होटल लेना पड़ेगा, आके स्टे करना पड़ेगा। सो दैट्स अ माइनस पॉइंट फॉर दैट। इसको कवर करने के लिए सेकंड वीज़ा कैटेगरी इज़ गोल्डन वीज़ा।
सो गोल्डन वीज़ा क्या होता है दैट यू इन्वेस्ट, यू कमिट टू अ प्रॉपर्टी फॉर ओवर 2 मिलियन एंड अबव, विच इज़ 5 करोड़ रुपए, यू कमिट टू इट, बट आपको देना 24% है। 24% दे के आपका टाइटल इशू हो जाता है। गोल्डन वीजा मिल जाएगा मेरे को 24% देके। सो बेसिकली जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में टाइटल मिलता है पोजेशन पे, जो रजिस्ट्री होती है जिसे हम स्टैम्प ड्यूटी देके रजिस्ट्री कराते हैं। यहाँ पे 20 + 4, 24 बोला मैंने, 24 बोला। सो 20% डेवलपर को जाता है, 4% लैंड डिपार्टमेंट को जाता है, एंड दे रजिस्टर योर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग सब बाहर से हैं। फॉर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स 24% पे आपका टाइटल आपको इशू हो जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज़ लिंक टू इमिग्रेशन। आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है। अब 10 साल का गोल्डन वीज़ा जो मिलता है उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स इसमें भी हैं। सी अगर आपके पास यूएस का वीज़ा लगा है तो आपको ज़रूरत नहीं है टेक्निकली, अगर आपका लगा है और आपको इतना फ्रीक्वेंट नहीं आना है, तो आप अपने यूएस वीज़ा को यूज़ करके आप दुबई में 60 डेज तक रह सकते मतलब मेरा यूएस का वीजा है तो मेरे को वापस वीजा लेने की जरूरत नहीं है। हो। टूरिस्ट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल है यहाँ पे। ठीक है। सो कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें चाहिए नहीं गोल्डन वीज़ा लें कि नहीं लें, सो हमें चाहिए नहीं। सो अगर आपका यूएस का वीज़ा है, यू डोंट नीड दैट गोल्डन वीज़ा। बट अब इसके प्लस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट इज़ कि जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, सो वी ओन ट्रिस्टा रियल एस्टेट। बेस्ड ऑन द बिजनेस वी गॉट 2 years वीज़ा। वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन दिस सिनेरियो आई कैन ओनली स्पॉन्सर माई वाइफ एंड माई डॉटर, बट आई कैन नॉट स्पॉन्सर माई पेरेंट्स। बट गोल्डन वीजा में तो आप कर सकते हो। गोल्डन वीज़ा में आप अपने ड्राइवर भी इंडिया से बुलाओ, उसको यहाँ स्पॉन्सर करो। आप अपनी मेड इंडिया से बुलाओ, क्योंकि यहाँ लोगे तो महंगी पड़ेगी। गोल्डन वीज़ा अपनी पूरी फैमिली आप शिफ्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ गोल्डन वीज़ा। प्लस 10 साल की छुट्टी है, आप चाहे ना हो, आपने आज एक बार गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपका फैमिली का मन करा, सो इट्स जस्ट लाइक लोकल बुक अ फ्लाइट एंड ट्रैवल। एंड जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, आपने गोल्डन वीजा ले लिया, इसका मतलब नहीं है कि आपको दुबई का टैक्सेशन लगेगा। दुबई के टैक्सेशन के लिए आपको 183 डेज दुबई रहना पड़ेगा। काफी लोगों में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भैया गोल्डन वीजा लो, आपको टैक्स फ्री हो गई इनकम। भाई ऐसा नहीं हो रहा है, आप ध्यान रखना। पर गोल्डन वीजा लेने के सिर्फ 2 ही रूट बचे अब, ऐसा? एक और रूट है विच इज़ अ सैलरी ऑफ 30,000 dirhams एंड अबव इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन दुबई इन अ Tier 1 कंपनी। Tier 1 कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अगर उसके पास 25 to 30 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि भाई इसका टर्नओवर इतना है। सो Tier 1 कंपनी में अगर आप एम्प्लॉयड हो और आप 30,000 dirhams की सैलरी मिनिमम 6 महीने के लिए ले रहे हो, चेक योर बैंक स्टेटमेंट, ये लेजिट है कि सिर्फ दिखाई जा रही है। सो उस बेसिस पे भी आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट बेसिस मैं बता देता हूँ, अगर आप क्रिएटर हो तो भाई साहब दुबई गवर्नमेंट आपको बुला रही है। बट अच्छे बड़े क्रिएटर हो तो दुबई गवर्नमेंट आपको बुला रही है, गोल्डन वीजा दे रही है, और कोई पैसा भी नहीं ले रही है। बट उसके लिए मेहनत लगेगी 2-5 साल पहले। आई होप ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क, अरे वाह, आपने खुद नहीं बोल दिया। अच्छी बात है कि हमने रिटर्न की बात कर दी। तो रिटर्न ऑलवेज कम्स एट अ रिस्क। क्या रिस्क है यहाँ पे? कोई भी चीज़ होती है उसके 2 साइड्स होते हैं। तो प्रोज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे, बट कॉन्स क्या रह सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं इंडिया से अगर तो वो रेंटल से शुरू करते हैं। रेंटल करने में इंडिया में क्या रिस्क होता है? कब्जा हो जाता है प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे वो रिस्क नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा हो नहीं सकता, कैसे नहीं है? सो होता क्या है यहाँ पर, एक तो हमने फर्स्ट ये बात की कि चेक अप फ्रंट मिल जाएगा तो आपकी इनकम भी सेफ हो गई। चलो चेक मिल गया, अब बंदा ने वहाँ कब्जा कर लिया तो यहाँ पे एक ऐप है जहाँ पर आप दुबई रेस्ट ऐप है, वहाँ पे आप कर सकते हो एक कंप्लेंट कि मेरा टेनेंट घर खाली नहीं कर रहा। जब हम ऐप एक यूज़ कर सकते हो आप आराम से, जिसमें आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि मेरा टेनेंट घर खाली नहीं कर रहा, हमने से बाकायदा नोटिस दिया था 1 साल का और फिर भी नहीं खाली कर रहा। एक रेंटल डिस्प्यूट सेंटर होता है, वो कंप्लेंट रजिस्टर करेगा, कोर्ट हियरिंग बुलाएगा, और जिसके भी फेवर में डिसीजन होगा वो उसके फेवर में एक्ट करेगा। अगर मैंने टाइम से नोटिस दिया एज अ लैंडलॉर्ड, पुलिस उसके घर जाके उसको एविक्ट कर देगी। दिस हैपन्स केस रजिस्ट्रेशन के उसके 15 से 20 दिन में प्रोसेस फिनिश हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग जो इंडिया में नहीं होता। अगर आपके घर पे कब्जा हो गया, वो घोंसला टाइप वाला कुछ हो गया तो हो गया। तो दैट्स नंबर 1 पॉजिटिव। दूसरा रिस्क होता है आपका यहाँ पर टाइटल डीड। जो टाइटल डीड की हम बात करते हैं कि इंडिया में 2-3 बार डेवलपर बेच चुका होता है, तब पता लगता है अच्छा हमारे पास। हाँ, ये फ्रॉड्स हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि मेरी टाइटल डीड यहाँ पहले ही इशू हो जाती है। जो डेवलपर के प्री लॉन्च वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो हम 4% स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं वो पहले ही दी जाती है। 20% डेवलपर को जाता है, 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट को जाता है, और आपकी टाइटल डीड आपको पहले ही हाथ पे मिल जाती है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है वो चेक करता है कि इसकी टाइटल डीड कहाँ, कैसे, क्या है। अगर कोई सेकेंडरी में खरीदता है वो भी दुबई रेस्ट ऐप से
आपको दिख जाती है कि इस प्रॉपर्टी की ये टाइटल डीड है। तो डबल ट्रिपल रजिस्टर So, अगर ये टाइटल डीड में किसी की भी प्रॉपर्टी की, जैसे हमारे नीरज भाई बैठे हैं, इनकी प्रॉपर्टी है, मैं इनको चेक कर सकता हूँ कि अगर इनके नाम पे वो है या नहीं है, और कोई भी आदमी चेक कर सकता है? नहीं कर सकता है। टेल यू द प्रोसेस। एक क्यूआर कोड होता है और उसके नीचे टाइटल डीड का नंबर होता है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। सो आप जस्ट गूगल करोगे कि चेक वैलिडिटी ऑफ टाइटल डीड। सो अगर तो उस प्रॉपर्टी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो लैंड डिपार्टमेंट ही उसको ब्लॉक कर देता है फॉर एनी ट्रांजैक्शन। तो उसमें लिखा आता है दिस प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड। कुछ नहीं लिखा आएगा क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी भी देनी है। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, कोई डिस्क्लोज करना चाहता नहीं करना चाहता। और अगर वो एक्टिव है तो स्टार स्टार करके नाम आता है, फर्स्ट नेम में लेट्स से पी आ गया और बाकी स्टार आ गया, और सारा वेरीफाई करके दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड एंड दिस इज एक्टिव। तो जब आप देखो कि एक्टिव है और वेरीफाइड है तब आप ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड देन योर रिस्क। अभी ना बहुत सारी बात चल रही है 2026 में दुबई में ओवर सप्लाई आने वाली है। फिच की रेटिंग्स है, रूटर्स की रेटिंग्स, यूबीएस की रिपोर्ट देखो तो मिक्स रिव्यूज़ है। तो लोग बहुत कंसर्न है कि 2026 में प्रॉपर्टी दुबई में लेनी भी चाहिए क्योंकि इतना रैली हो चुकी है प्रॉपर्टी, क्या होगा ओवर सप्लाई। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस साल दुबई में 2 लाख नए रेसिडेंट्स आए हैं, वही एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले सालों में। और नेक्स्ट ईयर डिलीवरी होम्स की जो कैलकुलेटेड है वो अबाउट 50,000 है कि 50,000 घर और आएंगे मार्केट में। सो टेक्निकली देयर इज अ शॉर्टेज अगर हम उस हिसाब से भी बात करके चलें। दैट बीइंग सेड, कुछ एरियाज हैं जो ओवर सप्लाई होंगे, तो हमें कॉशन ये रखना है कि पहले ये था कि दुबई गोल्ड माइन है, कहीं भी ले लो बनेगा, बन जाएगा। अब ना आपको सोच के समझ के करना है कि हमें इन्वेस्ट कौन सी जगह पे करना है, सारी एनालिसिस करने के बाद। तो ये कॉशनरी एडवाइस है। ये थोड़ा सा रिस्क है कि कहीं भी पैसा मत डालना कि दुबई में इन्वेस्ट करना है फोमो के चक्कर में। चूज करना पड़ेगा। ये पहला नंबर है जो मुझे छोटा लग रहा है। अभी तक नंबर बड़े बड़े लग रहे थे, अभी 2 लाख नंबर ही तो हमारे एक गांव पैदा कर देता है। मतलब एक गांव के लोग बैठे बैठे पैदा कर देते हैं 2 लाख लोग। तो आप कह रहे हो 2 लाख लोग आएंगे, ये नंबर मुझे छोटा लगा। 40 दुबई लाख की लोग बोल रहे पॉपुलेशन ही हैं। 40 40 लाख है। 40 लाख पॉपुलेशन, बट टूरिस्ट कितना आता है? 25 मिलियन। 25 मिलियन, 2.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल आता है। पर है जो 40 लाख रहते हैं यहाँ पे, 2.5 करोड़ हर साल आता है और जाता है। हमारे कोटा की पॉपुलेशन है 22-25 लाख। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए? चेक पॉइंट्स इन द सेंस कि जैसे हमें इंडिया में परमिशंस लगती है, मेरे को अभी मेरा एक प्रॉपर्टी बन रहा है तो मेरे को एनओसी चाहिए, मेरे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे को फायर की एनओसी चाहिए, मेरे को इवन ये चाहिए कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी इशू करवानी है, वाटर डिपार्टमेंट का सैंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या सैंक्शन चेक करने होते हैं प्रॉपर्टी लेते वक्त? पर ये तो आप एज अ जब खुद बना रहे हो तब ना, खुद बना रहा हूँ तब। तो यहाँ पे खुद बनाने नहीं, अगर मैं किसी से ले भी रहा हूँ, सपोज मैं किसी डेवलपर से ले रहा हूँ, तो उसकी मैंने एक चेकलिस्ट का वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है नहीं है, डेवलपर का चेक कर लो। सपोज करते हैं डेवलपर ने तुम्हें माल तो चिपका दिया, उसके पास ओसी नहीं है, तो आप जाके रह नहीं सकते, क्या करोगे उस प्रॉपर्टी का? यहाँ पे ना बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है। वो जो डेवलपर है ना, गवर्नमेंट ने, दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने उस डेवलपर पे डंडा मारा हुआ है कि तुम ओसी लोगे हमसे, इन्वेस्टर को कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल कोई लेना देना है ही नहीं। इन्वेस्टर ने इस चीज़ का पैसा दिया, उसको एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सो ये जितने भी आपने पॉइंट्स बताए ना, ये सब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको चेक भी नहीं करना, आपका टाइटल तभी इशू होता है जो बीसीसी, फायर की एनओसी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बीसीसी होता है, बिल्डिंग कंप्लीशन, जो आप ओसी बता रहे हो, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी इशू होता है जब लैंड डिपार्टमेंट उस डेवलपर का फायर, वाटर, सीवेज सब कुछ चेक कर लेता है। और बिकॉज मेरे साथ हुआ है, जो मैंने ये आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था लंदन गेट वाला, वो 2 महीने इसलिए डिले हो गया था क्योंकि उसका देवा होता है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एसोसिएशन, देवा का मीटर्स गलत जगह पे लगे हुए थे। उन्होंने सारी वायरिंग चेंज करा के फिर दूसरी जगह कराई है, बीसीसी देने से पहले। बिल्डिंग रेडी है, हैंड ओवर के नोटिस आ गए हैं, बट उन्होंने बीसीसी नहीं दिया जस्ट बिकॉज वो दे फेल्ट कि ये मीटर गलत है, सेफ नहीं है, यहाँ हो सकता है आग लग जाए, तो दे चेंज्ड ऑल द मीटर्स। तो मैं जब प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, सपोज करते हैं दुबई में, तो मेरे को क्या डॉक्यूमेंट देखना है? कुछ तो होगा जो मेरे को देखना पड़ेगा। सो अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन लिया है, सो देयर इज अ सेल परचेज एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द डेवलपर, बस दैट्स इट। और उसमें वो इट्स अ 20 पेजर एंड दैट स्टैंडर्ड बाय लैंड डिपार्टमेंट। वो हर डेवलपर को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। सो लैंड डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है सारा कुछ एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। और अगर जैसे सिमरन ने भी बताया था, वो सबका ध्यान रखता है, वो टेनेंट का भी ध्यान रखता है, लैंडलॉर्ड का भी ध्यान रखता है, इन्वेस्टर का भी ध्यान रखता है, बल्क इन्वेस्टर का भी ध्यान रखता है, और लेट्स से डेवलपर है तो डेवलपर का भी ध्यान रखता है। सो दे क्रिएट अ विन विन फॉर एवरीबडी, सो दैट पूरा इकोसिस्टम, रियल एस्टेट का इकोसिस्टम उठे। फिर इसी पॉइंट पे, सेम डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट में, जैसे मेरे को इंडिया में जब कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो अब तो रेरा आ गया, तो मैं रेरा में जाके चेक करता हूँ कि वो टाइम पे वो दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। यहाँ पे डिलीवरी टाइम पे होगी नहीं होगी, वो कैसे पता चलेगा मुझे?
अगर हम टीयर 1 डेवलपर की बात कर रहे हैं, सो टीयर 1 डेवलपर है, ईमार है, डमाक है, शोभा है, इनको हमारे एक छोटे 2-4 मिलियन दिरहम के यूनिट से बेटर है उनकी ब्रांड इमेज, क्योंकि अब ये ग्लोबल हो गए हैं सारे। शोभा इंडिया में भी है, अगर यहाँ थोड़ा सा ख़राब करेगा तो उसकी मार्केट इंडिया में भी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ईमार इंडिया में भी है, इजिप्ट में भी है, बहुत जगह है ईमार। सो बेसिकली ये लोग खुद अपनी ब्रांड इमेज का ध्यान देते हैं। ये टाइम टू टाइम लोगों को अब कंस्ट्रक्शन अपडेट भेजते हैं सामने से कि देखो हमने इतना टाइम कमिट किया था, इतना बना दिया है। दे सेंड अ ईमेलर। और एक DXV इंटरैक्ट और दुबई रेस्ट, ये 2 ऐप्स हैं। ये 2 ऐप्स पे आप कंस्ट्रक्शन स्टेटस देख सकते हो। लैंड डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जाता है विद पिक्चर्स, विद टाइम स्टैम्प, वहाँ पे आपको दिखाता है कि मैं इस फलानी डेट पे वहाँ गया था और ये इसकी एक्चुअल करंट पोजीशन है, ये कमिट किया गया था, अभी इतना हो चुका है। सो मैं उसके स्क्रीनशॉट्स आपको भेजूंगा, आप लगा सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इस हमारे डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट में या चेकिंग वाले पॉइंट में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे मैं चेक करूंगा कि भाई अच्छी तो हो रही है? सो सेम चीज़ जो लैंड डिपार्टमेंट की स्ट्रिक्टनेस है, बिकॉज मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, सो मैं घुसा था इसमें कि भाई मैं कैसे चेक करूँ कि इमार कह तो रहा अच्छा है, शोभा कह तो रहा अच्छा है कि ख़राब है। सो लैंड डिपार्टमेंट का एक लॉ है दैट एवरी डेवलपर हैज़ टू गिव अ 10 ईयर स्ट्रक्चरल वारंटी। सीमेंट, सरिया, ये वाला स्ट्रक्चरल वारंटी। इंटीरियर देखो ख़राब हो सकता है, वियर एंड टीयर आता है 10 साल में, बट स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है सो देन डेवलपर इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब अंदर की बात करते हैं तो 1 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, DLP बोलते हैं जिसको। हर डेवलपर को, एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को, एंड यूज़र को 1 साल का DLP देना होता है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपकी टाइल भी टूटी है ना कुछ, चाहे आपके बच्चे ने कुछ फेंक दिया, तब भी वो 1 साल में वो चेंज करेगा, उसको एक स्टॉक रखना पड़ता है उस टाइल का। आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल आया है कि आपने किसी को कुछ प्रॉपर्टी सेल करी और कुछ हुआ वो इंटीरियर पे और वो इमीडिएटली चेंज भी हो गया हो? खुद के क्लाइंट का नहीं है, बेसिकली अभी आई वाज हेल्पिंग एक क्लाइंट को नई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, अभी हैंड ओवर हुई है। तो हम गए, यूनिट बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे लीकेज है सीलिंग पे, और वो अभी हैंड ओवर हुई है। तो लाइक मैं तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये तो अच्छी नहीं है प्रॉपर्टी, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जो सेलर था उसने कहा कि ये वारंटी में है और आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि हम ये डील कर रहे हैं और ये ठीक कर देगा, डेवलपर ही ठीक कर देगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। हम 15 दिन बाद स्नैगिंग होती है यहाँ पे, जो हम इंस्पेक्शन बोलते हैं ना, वे स्नैगिंग टीम को लेके गया, उन्होंने चेक किया, सब फिक्स्ड है। ठीक था। और वो डेवलपर ने फिक्स करवाया, बट वो 1 साल का पीरियड है। 1 साल के बाद हुआ तो आपको करना है। करेक्ट। 1 साल के बाद हमारी ऊपर आ जाता है ये वाली इंटरनल चीज़ें, बट स्ट्रक्चरल फिर भी कवर्ड रहता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरी साइड से कंप्लीट है। आपके हिसाब से अभी कुछ और इसमें ऐड करना है तो बताइए, डॉक्यूमेंटेशन वाले में या चेकिंग वाले में? चेकिंग वाले में आप क्वालिटी, जब भी आप प्रॉपर्टी लो यहाँ पर, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं लोग अप्रिसिएशन के लिए, वो क्या करते हैं, ब्रोशर देख लेते हैं। हम लोग भी यहाँ पे इंडस्ट्री की आदत है, पहले ना ब्रोशर दिखा देंगे, उसमें सेलिब्रिटी भी होगा, उसमें सबसे सुंदर इमेजेस होंगी दुनिया की। आपको ये देखना है कि उस डेवलपर ने पिछला क्या ब्रोशर दिया था, मान लो 2021 में क्या ब्रोशर था, उसने आज की डेट में डिलीवर क्या किया। रेकी कहते हैं हम लोग इंडिया में इसको, कि भाई तुम रेकी कर लो। रेकी कर लो जाके, और अपना जो जिसके साथ भी काम करो, जो भी एजेंट, उसको बोलो ये डेवलपर का फलाना प्रोडक्ट जो अभी डिलीवर हुआ मुझे दिखा दो। आप अपने आप जाके कंपेयर कर लो ना, ईमार के अपार्टमेंट में घुस जाओ, शोभा के अपार्टमेंट में भी घुस जाओ, आपको खुद को क्वालिटी का फ़र्क घुसते ही पता लग जाएगा किसमें कितना फ़र्क है। वेरी ट्रू पॉइंट, रेकी करनी जरूरी है प्रॉपर्टी लेने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमने सारी दुबई की डिस्कशन कर ली, बट अभी क्या हो रहा है, लोगों को ना बहुत अवेयरनेस आ रही है UAE की और मार्केट्स में भी, जैसे कि हो गया अबू धाबी, रसल खेमा एक मार्केट है जहाँ पर कसिनो आ रहा है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ये भी क्वेश्चन करते हैं आजकल कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दुबई की तो हमने सुना है बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, ये अंडररेटेड एरिया है, कैसे है कैसे नहीं। शारजा शायद थोड़ा सस्ता शारजा, है। अजमान, हाँ शारजा सस्ता है, बट उतना ही कॉन्जर्वेटिव है। वहाँ पे अभी भी फ्राइडे ही छुट्टी होती है, पूरी दुनिया के हिसाब से सैटरडे संडे नहीं होती। क्यों ऐसा? क्यों? फ्राइडे इज फ्राइडे फॉर द प्रेयर। ओह ओके दैट वे। सो वो फ्राइडे ही छुट्टी रखता है। पहले तो दुबई महंगाई से सस्ता बताओ ना, सबसे ज्यादा महंगा दुबई। सबसे ज्यादा महंगा आज की डेट में दुबई। अबू धाबी इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। अबू धाबी एक्सपेंसिव है? अबू धाबी भी एक्सपेंसिव है। आई विल टेल यू उसमें क्या प्रोज कॉन्स हैं वहाँ पर भी, बट सबसे महंगी रियल एस्टेट आज की डेट में दुबई में ही है, इन UAE। देन यू हैव अबू धाबी, देन रसल खेमा, देन अजमान, शारजा, ऐसे बहुत सारे एमिरेट्स ये हैं। आपने कर दिया। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें या कंपैरिजन की बात करें, तो हम अभी भी यही बोलते हैं कि दुबई इज़ द बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट।
अब क्यों दुबई है अभी भी बेटर प्लेस, क्योंकि अगर आप यूएई के बाहर भी कहीं जाओगे ना, जैसे यूएस कनाडा, लोगों को मिडिल ईस्ट में बस दुबई पता, मिडिल ईस्ट में उनको नहीं पता कौन रसल खेमा, अभी रसल खेमा की स्पेलिंग भी नहीं बता सकते इंडियंस। मुझे भी नहीं पता मतलब जो सच है वो सच है, नहीं पता अभी। तो बस कसीनो आ रहा है इतना पता है, तो वहाँ पैसे डालने हैं, इतना ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता रसल खेमा है कौन सी, कितनी दूर है, कहाँ पहुँचेंगे। कितनी दूर है वैसे? 1-1.25 घंटा ड्राइव है यहाँ से। एट 120 एट 120, हाँ जी। किलोमीटर्स पर आवर। या सो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो चाहिए कि मुझे आगे रीसेल भी करनी है, पूल ऑफ बायर्स कितना है मेरे पास, वो सबसे ज़्यादा आपके पास दुबई में ही है। अब आ जाते हैं वो क्यों है, लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी की डेट में मैंने बताया था कि मैं कनाडा रह चुकी हूँ, अब मैं क्यों छोड़ के आई, बिकॉज वो सेफ नहीं था। कनाडा सेफ नहीं था? होमलेस बंदे ने मेरे मुंह पे थूका, मेरे दोस्त की गाड़ी उसके घर के बाहर चोरी हुई है, और वो बेस्ट नेबरहुड, मैं ये नहीं कह रही कोई गंदे नेबरहुड में, मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स, गन पॉइंट पे एक फ्रेंड के घर रॉबरी हुई है। सो ये सब हो रहा था, हेल्थ केयर इज़ ब्रोकन। मेरे को MRI कराना था, कुछ हुआ था, मेरे को 8 महीना MRI की अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। हाँ, जिसको आदत है, जिसको पता है कि आप बस वॉक इन कर सकते हो हॉस्पिटल में और MRI करा सकते हो, और आप कह रहे हो 8 महीने वेट करो अपनी हेल्थ के लिए। आप बाहर या इंडिया से बाहर जो निकलता है वो बेटर लाइफस्टाइल के लिए निकलता है। ये तो मैंने भी कई बार बोला है कि यार इंडिया में हेल्थ केयर इज एक्चुअली वेरी गुड। हमें लगता है कि खराब है, बट वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा इंडिया लंदन से कम नहीं। अग्रीड। बट जो इश्यूज है ना, AQI, हाँ, AQI इज एन इशू, जेन्युइन इशू। दिल्ली में AQI, मैं दिल्ली से हूँ, बचपन से मैंने वही सड़कें वो देखी हैं। डेंजरस पे आ गया 700 500 था, आज सुबह का 500 550 था, ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को आज सुबह का। टुडे इज 15th दिसंबर। मैं सेफ नहीं फील करती। अभी भी मैं इंडिया थी अभी 2-3 दिन पहले, और मैं फ्रेंड के साथ थी, तो इज़ लाइक तो ड्राइवर नहीं लाए थे, तो कैसे जाएगी घर? मैंने कहा कैब से। कहता कैसे कैब से थोड़ी जा सकते हैं, दिल्ली में घर 11 बजे कैब से नहीं जा सकते आप, इट्स नॉट सेफ। मिसकंसेप्शंस अबाउट इंडिया। ठीक बात है। मिसकंसेप्शंस क्या है इसमें? नहीं मतलब आई थिंक मुंबई इज वेरी सेफ, मुंबई कोलकाता safe. इज वेरी सेफ। दिल्ली मैंने इतना ज्यादा रहा नहीं हूँ मैं, दिल्ली इज नॉट सेफ। आई डाउट, आई स्टिल थिंक काफी इंप्रूव हो रहा है इंडिया, नहीं, और नहीं, हो रहा सेफ्टी है। में दिल्ली भी सेफ ही आ जाएगा मेरी कैटेगरी में, तो अभी आने लग गया है, बट ठीक है, ओपिनियंस माइट डिफर। आई थिंक आप न्यूज़ वो देख नहीं रहे हो जहाँ पे रेप केसेस की अनाउंसमेंट आती हैं। अच्छा, वी नीड टू इम्प्रूव। अभी भी There is a lot दिल्ली more. दूर है। I don't feel safe walking on the street. आप अपनी बेटी को दिल्ली में 12 बजे वॉक करने भेज सकते हो स्ट्रीट? आई थॉट यस, बट अब आप मेरे को थोड़ा सा डाउट पे डाल रहे नहीं हो। भेज सकते। He has a daughter. आई हैव अ डॉटर। 12 बजे तो नहीं भेज सकता मैं, आई एम 100% श्योर 12 बजे रात को नहीं भेज सकता। ठीक है, ठीक है। अब इसको परसेप्शन कह लो या जो पहले की चली आ रही है वो कह लो। परसेप्शन मेरे को ठीक है, ओपिनियन डिफर्स, बट ओके, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन कि कुछ हो सकता है डिफरेंसेस भी। और दुबई में don't have to think at 3 AM निकलने से पहले कि कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, कोई आँख उठा के भी नहीं देखता आपको, आपने कुछ भी पहना, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी है। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है आज की डेट में, इंडिया के वालों के लिए भी और बाहर के लिए भी। जैसे मैंने आपको कनाडा का बताया, मेरे दोस्त US में है, लंदन में है, सब देख रहे हैं कि कहाँ जाना है। इंडिया जा नहीं सकते वापस, लाइफस्टाइल नहीं मिलता आपको, तो वो सोच रहे कहाँ जाना है। तो दैट इज़ वाई आवर वर्ल्ड इज मूविंग टू दुबई। इसलिए दुबई सेफ्टी इज अ बिग पैरामीटर। टैक्स हेवन तो है ही, क्योंकि मेरा टैक्स बच रहा है। अब अगेन अल्ट्रा HNI जो यहाँ आते हैं, वो 100 200 करोड़ जो बनाते हैं, वो कहते हैं 30-40% मैं क्यों दूँ किसी को भी। दुबई आके सेटल 6 महीने तो रहना, टैक्स रेसिडेंसी मेरी तो सेफ हो ही रही है, मैं सेफ भी हूँ, मेरी फैमिली सेफ है, मेरे पास लाइफस्टाइल भी है। ऐसी कौन सी सिटी है दुनिया में जहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर रही है? फ्लाइंग टैक्सीज नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएंगी। फ्लाइंग टैक्सीज आ जाएगी दुबई में? वर्टीपोर्ट्स बनना चालू हो गए हैं, जो वर्टीपोर्ट जहाँ वो लैंड करेगी। कल आपको ध्यान हो, हमने गाड़ी वैले में दी थी। हाँ, और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था मेरे पास थोड़ा सा कैश पड़ा था। वैले में दी थी हमने गाड़ी। वापस आके वो मेरे पास एज इट इज इंटैक्ट था। एक और बहुत इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक इन्फ्लुएंसर मेरा दोस्त है, नाम नहीं लेंगे, आप कमेंट्स में गेस कर सकते हो, वो भी दुबई रहते हैं। उनकी स्टोरी उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम बताई थी। हुआ ये था कि उन्होंने दुबई में एक अच्छा खासा अमाउंट का कैश विड्रॉ किया, बैग में कैश था और वो कैश लेके जा रहे थे। शायद 3-4 साल पुरानी बात होगी, और वो कैश लेके कहीं उनको अपने घर तक जाना था। जब वो जा रहे थे तो ही रियलाइज कि पीछे उनका कोई ना कोई पीछा कर रहा है, और ये
दुबई का सीन था, एंड वो उसके पीछे चल रहा था और वो थोड़ा सा स्केर्ड हो गया। पर जैसे ही वो घर अपनी विसिनिटी में आया एंड ही रियलाइज कि यार अब ये सेफ जगह है, तो उसने पूछ लिया भाई आप कौन हो। तो जो पीछे था बंदा, उन्होंने बोला कि भाई मैं आई एम फ्रॉम दी पुलिस डिपार्टमेंट, मुझे पता है कैश है, तो जस्ट फॉर सिक्योरिटी मैं आपके सेफ्टी के लिए जा रहा हूँ। एंड ये उन्होंने मेरे को बताया था, एंड आई वाज लाइक यार ये थोड़ा क्रेजी सीन हो गया कि अगर आपके पास है तो उल्टा एक सिक्योरिटी के लिए बंदा जा रहा है। इंटरेस्टिंग, सेफ्टी तो है यहाँ पे। अच्छा खासा अमाउंट निकाला होगा उन्होंने। हाँ पॉसिबल, पॉसिबल, बहुत रिच है मिलवाना हमारा। इनसे जरा। ये सेफ्टी वाला पॉइंट आ गया, ये वेल टेकन है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक सेफ्टी एक पॉइंट एड ऑन आ जाता है। सेफ्टी, लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे रदर हमने 2 पॉइंट कवर कर दिए। पहला तो हमने लोकेशन वाइज कवर किया कि अभी भी आपको दुबई में और अबू धाबी में कंपैरेटिवली प्रेफरेंस देना चाहिए। नेक्स्ट हमने 9th पॉइंट ये कवर कर लिया कि यहाँ पे सेफ्टी आपको बेटर मिलती है, जिसके लिए आप प्रोबेबली सोच सकते हो। बट सेफ्टी के साथ साथ हमें इंडिया में सेफ फील नहीं होता। किस पॉइंट पे कि भैया मैं इंडिया में हूं, मैंने दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी, नोटिस आ गया। ये भी बहुत हुआ, और एक आध डेवलपर के रेट भी पड़ी विदाउट टेकिंग नेम। आप कमेंट्स में गेस कर सकते हो, फेमस डेवलपर है, बहुत वायरल भी है, बट आ रहा है कि शायद वहां पे भी कुछ दिक्कत आ गई और उनके जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था उन पे भी दिक्कत आ गई। अभी क्या है सिस्टम, क्यों है, और ये कैसे डर हटाया जाए? सो बेसिकली अगर आप कुछ गलत करोगे, टैक्स थोड़ा सा बचाने की कोशिश करोगे, देन यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज। सो जो नोटिस आए भी हैं उन्हीं को आए हैं जिन्होंने गलत मोड ऑफ पेमेंट यूज़ किया है। अब गलत मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हाँ नहीं वो ठीक है, मतलब आपने कैश भेज दिया सीधा अपना 2 नंबर का पैसा, हम नहीं बोल है तो सकते है नहीं, बट वो गलत है ना। हाँ ठीक है, Correct, अगर तो हाँ। अगर आपका यहाँ पे भी होता है कि 60-40 और ये सब जो सो देखो इंडिया में गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, ऑफिशियल्स को भी पता है कि एक सर्कल रेट होता है, एक्चुअल रेट होता है। सो प्रॉपर्टी बिकती तो एक्चुअल रेट पे है और सर्कल रेट पे रजिस्ट्री होती है। अब जो एक एज ए इन्वेस्टर की मैं अगर बात करूं, दुबई क्यों आए करता है एक इन्वेस्टर? आपने कोविड के टाइम पे 10 करोड़ की कोई चीज़ खरीदी, लेट्स से एग्जांपल, जस्ट टू गिव अ रफ आइडिया, 10 करोड़ आपने उस टाइम पे खरीदा, आज वो चीज़ 20 करोड़ की हो गई, डबल हो गई 4-5 साल में, 10 साल में। अब आपको जो वाइट में मिलेगा यानी चेक में मिलेगा, वो मिलेगा 10-11 करोड़ ही, बाकी 8-9 करोड़ फिर कैश मिलेगा। अब वो इन्वेस्टर है, उसको सोचना है कि मेरे को ज़्यादा चाहिए अप्रिसिएशन इसमें। इंडिया में या तो दोबारा इंडिया में लगा सकता हूँ इसको, या मैं एक ग्लोबल मार्केट आई कर सकता हूँ। ग्लोबल मार्केट आई करता है तो वो देखता है दुबई बहुत अच्छा, बहुत रीलें आ रही हैं, बहुत एड्स आ रही हैं, अच्छा दुबई देखते हैं। दुबई में देखता है 10-12% की ऐड चल रही है, सब कुछ है। फिर वो एक कॉन्टैक्ट करता है, यहाँ के जितने भी मेरे कलीग्स हैं जो ब्रोकर्स हैं, वो बोलते हैं कि अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो पैसा भेज दो, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। अच्छा ये 2 नंबर ब्लैक का पैसा भेज दो, और आप अच्छा भेज दो, हो जाएगा। सो ये करके वो डेवलपर पे जमा हो जाता है पैसा और आपका पासपोर्ट लग जाता है। सो अब एक पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ग्लोबली आपकी आइडेंटिटी काम करता है। यहाँ दुबई में आधार कार्ड तो चलेगा नहीं, यहाँ दुबई में आपका पासपोर्ट ही चलेगा। सो पासपोर्ट तो दोगे प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के लिए, और पहले हो जाती है यहाँ पर रजिस्ट्री, ऐसा नहीं है बाद में होती है। सो रजिस्ट्रेशन भी हो गया आपका, पासपोर्ट नंबर पे लिखा है बड़ा पासपोर्ट नंबर, और उसके नाम से इतना पैसा आया, और आपने पैसा भेज दिया। सो गवर्नमेंट यही ट्रैक कर रही है। सो दैट्स वाई नोटिस आर कमिंग। और बड़ा कॉमन सा ईमेल आता है, इफ़ यू हैव एनी फॉरेन एसेट्स काइंडली डिक्लेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और आजकल फेसलेस है, फेसलेस ऐसे है कि राजस्थान वाले को जम्मू से आएगा, बॉम्बे वाले को दिल्ली से आएगा। ये सेटिंग का काम ही खत्म। कि आप किसको क्या खिलाओगे, मतलब सेट कैसे करोगे आप? फेसलेस आ रहा है, बिल्कुल एकदम फेसलेस आ रहा है। गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी ट्रांसपेरेंट, उनको टैक्स कलेक्ट करना है, दैट्स इट। उनका एक मेजर आइडिया बिहाइंड दिस इज टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस। अब इसके लीगल वेज भी हैं, लीगल तरीके भी हैं। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू केटर, कि प्रॉपर तरीके से हम कैसे इन्वेस्ट कर सकें ताकि रात को चैन से सोएं। सो 10th पॉइंट ये था कि जो नोटिस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि आपने काम ही गलत किया है। अगर गलत काम किया है और वो उसके साथ आपका पासपोर्ट लगा है तो नोटिस आएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक और एडिशन पॉइंट बताता हूँ। कुछ लोग ये भी दिमाग लगाते हैं कि भाई साहब हम फॉरेन गए, शॉपिंग कर लेते हैं कैश में, और वहाँ पे टैक्स रिफंड लेना होता है 5-7% का, और वो टैक्स रिफंड के लिए अपना पासपोर्ट देके आते हैं। अगर आपने वो पासपोर्ट दिया है तो रिपोर्ट हो चुका है, सरकार को लग रहा है चल छोटा अमाउंट है, मेरे को ध्यान नहीं देना, तो नहीं दे रही। किसी ने उनका हुआ कि नहीं यार इस पे भी ध्यान दिया जाए, बहुत इंडियन ये गफला कर रहे हैं। तो अगर आपने वो टैक्स रिफंड के लिए अपना पासपोर्ट दिया है, चाहे वो पैसा आपने कैश से दिया हो, बैंक से दिया हो, कहीं से भी लाके दिया हो, एवरीथिंग इज रिपोर्टेड एंड गवर्नमेंट को सब पता है। अगर आप समझ रहे हो कि डिपार्टमेंट के पास स्मार्ट बंदे नहीं है तो वो है। अगली बार कैश में शॉपिंग करें और सोच रहे हो कि मैं टैक्स रिफंड भी ले लूं और मेरा वो हो जाएगा, और क्या हो गया अभी मैंने टैक्स इधर बचा लिया, उधर सरकार को क्या पता चलेगा? सरकार को सब पता है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्चुअली फंड्स भेजने कैसे होते हैं। हाँ, सो एक चीज़ मैं फंड्स मूवमेंट से पहले मैं एक चीज़ बताऊं। एक CRS होता है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। UAE गवर्नमेंट कभी भी
रियल एस्टेट का डेटा शेयर नहीं करती है, अच्छा, कभी भी नहीं करती है। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में आपके बैंक अकाउंट का डेटा शेयर होता है इफ़ यू हैव अ यूएई बैंक अकाउंट, और ये ग्लोबली होता है। ये हर गवर्नमेंट जब चाहे वो आपका उस बैंक का डेटा एक्सेस कर सकती है कि आपका यूएई इसका में मतलब क्या हुआ? एक मैं लिंक दे दूंगा उसमें। सो इट्स अ सीआरएस, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जो हर गवर्नमेंट फॉलो करती है और सबकी ट्रीटी है आपस में दैट दे इफ़ दे वांट एक वो है, इफ़ दे वांट देन दे कैन एक्सेस। रियल एस्टेट का डेटा कभी शेयर नहीं होता। एंड वापस आते हैं मूवमेंट ऑफ फंड्स पे। आप कंफ्यूज हाँ, मैं इस पे थोड़ा सा इसमें, कंफ्यूज हूँ। मतलब आप कह रहे हो कि नोटिस आ रहे हैं और एक कह रहे हो कि डेटा शेयर नहीं हुआ। डेटा शेयर नहीं हुआ तो नोटिस क्यों आ गया भाई मेरे पास? खाली बैंक का डेटा शेयर हुआ। आपने अनंत ने प्रॉपर्टी ले ली दुबई में, नहीं ली नहीं, लेट्स से लेट्स लेट्स से आपने ले ली। आपने कहा मेरे को ना मॉर्गेज लेनी है, मतलब लोन लेना है। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट खोला, बैंकिंग सिस्टम के पास गए, उन्होंने आपके लिए एक लोन भी रजिस्टर कर दिया, हो गया सब, क्योंकि यहाँ पे यूएई बैंक लोन देता है। ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली चली जाती है इंडियन गवर्नमेंट के पास। प्रॉपर्टी की डिटेल उन्हें अभी भी नहीं पता कि अनंत ने क्या लिया है। XYZ बिजनेस अच्छा, इसलिए वो मेल आ रहा है कि बताओ आपके पास क्या क्या एसेट क्या है। है, क्योंकि उनके पास एक बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है कि इसने यहाँ पर मॉर्गेज ली हुई है, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ली हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही जब बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जाती है तो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में आता है कि अनंत का XYZ बैलेंस है, और अच्छा अभी नेट प्रोसीड्स कुछ आए हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ा चंक आया, तो उनको थोड़ा सा ये AI ट्रैक कर रहा है आपकी इतने प्रोसीड्स आए एकदम से, तो लाइकली कोई प्रॉपर्टी की सेल हुई हो सकता है रियल एस्टेट। हो सकता है, तो उससे बस नोटिस भेज रहे हैं आपके फॉरेन एसेट है, ये नोटिस है। ये तो किसी ने लिखा ना कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कोई नहीं बता तो आपकी सकता कौन सी प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, और बस वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैश का मूवमेंट है क्या। है क्या, कैसे यहाँ पर पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ये पता लग रहा है कि XYZ बंदे का यहाँ पर पैसा है, क्योंकि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो मेरे पास नोटिस कैसे नहीं आए? इट्स अबाउट कैसे लीगली आप प्रॉपर्टी लो। सो हमारा काम सबसे पहले ट्रिस्टा में हम सबसे पहले ये करते हैं। आप मेरे पास अगर प्रॉपर्टी लेने के बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले हम कहेंगे टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं। हमारे पास लीगल टीम है, CAs टीम है, जो सबसे पहले आपकी सिचुएशन समझ के, क्योंकि सबकी सिचुएशन यूनिक होती है। कोई जॉब कर रहा है, कोई सो ये बिजनेस पर्सनलाइज मैटर हो गया। दिस इज पर्सनलाइज, टेलर मेड है, बट एक दो राउट्स है, वह अभी थोड़ा सा आपको डिटेल देंगे कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। एज ए सेड के लोग बोलते हैं, अब रीसेंट एग्जांपल है, बंदा न्यूजीलैंड बैठा है, इंडियन पासपोर्ट है, बट अभी अभी न्यूजीलैंड मूव हुआ है, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑस्ट्रेलिया में था। बोलता है कि लास्ट इनकम टैक्स जो रिटर्न मैंने करी थी वो ऑस्ट्रेलिया की करी थी, अब मैं फ़िलहाल न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, पासपोर्ट मेरा अभी भी इंडिया नहीं है, तो मैं कहाँ टैक्स भरूंगा। सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज वाइल, और पैसा मैं कुछ इंडिया से भेजूंगा, कुछ न्यूजीलैंड से भेजूंगा, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भेजूंगा। सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। तो हम उसकी टैक्स प्लानिंग करते हैं सबसे पहले कि भैया आप पहले अपनी टैक्स प्लानिंग करो, एक टैक्स रेजिडेंसी डिसाइड करो। अगर न्यूजीलैंड में हो तो न्यूजीलैंड की टैक्स रेजिडेंसी, अगर इंडिया में हो तो इंडिया की टैक्स रेजिडेंसी। वी प्लान द टैक्सेस। अब टैक्स प्लानिंग करने के बाद व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द सेम पेज, देन वी चूज अ प्रोडक्ट पे आने से पहले मूवमेंट में आते हैं। अब मूवमेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, बंदा इंडिया में रह रहा है और इंडियन टैक्स रेजिडेंट है, प्रॉपर ITR GST भर रहा है, बिजनेस ओनर है या सैलरीड है, जो वॉटेवर। सो इंडियन टैक्स रेजिडेंट हो गया, टेक्निकली उसकी ग्लोबल इनकम पे उसको टैक्स लगेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मूवमेंट का नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ गया कि मूवमेंट कैसे होगा फंडा। ठीक है। सो टेक्निकली उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा, अनलेस एंड अनटिल वो दुबई आ गया, NRI नहीं बनता है तो। अब उसके पास बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने का एक तरीका इंडिविजुअल नाम पे ये है। लेट्स से मी एज अ वैभव, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडियन टैक्स रेजिडेंट हूँ, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, भाई ये फलाना इमार है, इमार के लिए मेरे को ये लेना है। इमार विल इशू अ परफॉर्मा इनवॉइस फ्रॉम दुबई on his name and to the bank, let's say ICICI Bank, HDFC Bank, फलाना बैंक, to that bank, वो बैंक is liable to deduct the 20% TCS, tax collected at source। 1 करोड़ भेजना तो 80 लाख रेमिट करेगा, 20 लाख रुपए आपके पैन कार्ड पे एडवांस टैक्स जमा कर देगा। अब ये 20 लाख रुपए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से ही रिटर्न आ सकते हैं। अब अगर आप ITR ही 20 लाख रुपए की भर रहे हो और 20 लाख रुपए ही रिटर्न मांग रहे हो, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। नो, 1 करोड़ रुपए आया कहाँ से आप? कहाँ से आया? आपके पास इंडिया में इतनी इनकम तो है नहीं, और आप रेमिट कर रहे हो, और आप कमिट कर रहे हो एक प्रॉपर्टी जो 4 करोड़ की है, जिसमें से आप 1 करोड़ अभी भेज रहे हो, 1 करोड़ हर साल भेजोगे। तब यहाँ पे पीपल गिव हिंट्स टू द गवर्नमेंट।
तो नॉर्मल सिस्टम पहला तो ये हो गया कि मैंने बैंक में गया, बैंक में वो 20% का TCS कटा, बाकी मेरा पैसा यहाँ पे रेमिट हो गया। दिस इज द फर्स्ट, इसको आप LRS बोलते हो। हाँ, सो दिस इज LRS, इसकी एक लिमिट है साल की, विच इज़ $250,000, $2.5 लाख, विच इज़ मोटा मोटा अभी डॉलर भी 90 रुपये का हो गया है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए साल के आप भेज सकते हो एज एन इंडिविजुअल पर पर्सन। ठीक, अब आपको और ज़्यादा पैसे भेजने, सो यू कैन ऐड जॉइंट ओनर्स, ब्रदर्स हैं, स्पाउस है, वो आप उनको प्रॉपर्टी पे ऐड करो तो 250 दोनों की लिमिट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको अगर ये 20% TCS के झमेले में नहीं पड़ना है, देन यू कैन चूज अ कंपनी रूट। यू कैन फॉर्म अ सब्सिडरी हेयर इन द UAE ऑफ द सेम नेचर ऑफ बिजनेस। लेट्स से आप वहाँ मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप मार्केटिंग एजेंसी खोलोगे, बट द UBO शुड बी सेम, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर शुड बी सेम। लेट्स से वैभव की कंपनी इंडिया में है, वैभव की कंपनी दुबई में ही है, एंड इट्स अ सब्सिडरी। अब वैभव क्या करेगा, जाके वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंडियन कंपनी की एक ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट लेगा उस साल की, और उसकी एक नेट वैल्यूएशन निकालेगा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताता है। एंड एज पर ODI, आप गूगल कर सकते हैं आपकी ऑडियंस, ODI रूट फॉर रेमिटेंस अगर आप गूगल करोगे, तो यू आर अलाउड टू ट्रांसफर रेमिट टू योर ओन कंपनी 4x ऑफ योर नेट वैल्यूएशन। अगर आपकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए की है तो आप 4 करोड़ भेज सकते हो, उसमें TCS का कोई इम्प्लीकेशन है ही नहीं। तो उसके भी अलग अलग क्लॉजेज हैं, बट ये आपने मोटा 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 मैंने बताया। बता दिया, ठीक बात है। एज आई सेड, आपको टैक्स प्लानिंग करनी है कि मुझे इंडिविजुअल पे LRS से भेजना है, मुझे कंपनी रूट से भेजना है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स जो बहुत लीगल हैं, और आप टैक्स प्लानिंग करके सब चीज़ें पॉसिबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, बट प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो ये 2 मेन रूट मिल गए मेरे को, एक तो कंपनी बना के, दूसरा LRS वाला। बहुत सिंपल। चलो, हमारे 12 पॉइंट्स कवर हो गए, लास्ट 2 बचे। क्या पॉइंट्स है बताइए। ये पूरी टैक्स प्लानिंग के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, लग रहा है कि आपको हाँ एक बंदे से बात करनी चाहिए, तो मी एंड सिमरन एंड आवर ट्रिस्टा टीम इज़ अवेलेबल। एक हम आपको लिंक दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं हम लोग, और फ्री कॉल है, इट्स अ फ्री 30 मिनट कंसल्टेशन। यू कैन टेक कंसल्टेशन, आगे डिसीजन आपको लेना है, आपको करना है नहीं करना, दैट्स अप। हाँ, मतलब मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था कि एक बात करनी स्टार्ट होती है, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बट अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ क्या होगा। मेरे को एक डाउट आया यहाँ पे। डाउट ये है कि सपोज करते हैं कि मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, क्या सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आके खुद विजिट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी लेने के लिए, या करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो मेरे को एक बार हो सकता है कि मैं 10-15 दिन 20 दिन के लिए आऊँ, तो कौन सी लोकेशन में मेरे को फ्लैट मिल जाए, या हाउस मिल जाए, या अपार्टमेंट मिल जाए, जहाँ पे मैं फैमिली के साथ रीजनेबल कॉस्ट में रुक सकूँ? ये बताओ, बिकॉज ये भी एक अच्छी कॉस्ट है। अगर हम आ रहे हैं तो इस पर भी कॉस्ट लगने वाली है पूरी फैमिली की, तो क्या करें इस कॉस्ट को रिडक्शन का? 2 चीज़ें में ब्रेक करते हैं। क्या आपको आने की ज़रूरत है? आंसर इज नहीं है, बट क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें रेकी करने की आदत है। कि हम जाएंगे, जब तक जगह खुद नहीं टच फील करेंगे, डेवलपर ऑफिस नहीं जाएंगे, हम नहीं ले पाते। तो जनरली मेरे जो बाहर के क्लाइंट हैं जो इंडियंस नहीं हैं, वो वहाँ से बैठ के प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। सारा प्रोसेस रिमोट है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, और सारा कुछ ऐप्स पे विजिबल है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको आने की। बट हाँ, इंडियन आते ही आते हैं, और आना भी चाहिए। तो आए। अब आते हैं कैसे एक फैमिली के लिए हम एक अपार्टमेंट, अब देखो होटल थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, एयरबीएनबी स्पेशली बच्चों के साथ थोड़ा सा वो कम पड़ते हैं, क्योंकि कुक भी आप घर पे कर पाते हो। अगर आप रहने की सोच रहे हो 10-15 दिन रेकी करोगे, सो अगर मैं 10 दिन के लिए आऊँगा तो मेरा क्या खर्चा आएगा? सो अगर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं, फैमिली ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया देखना है तो एयरबीएनबी में ही जाएंगे हम, होटल से थोड़ा सस्ता होगा। JBR मरीना देख सकते हैं, बिजनेस बे देख सकते हैं रादर दैन डाउनटाउन। देन बिजनेस बे के पीछे मैदान है, वहाँ देख सकते हैं। टैक्सी लगेगी 10 मिनट की, बट वो प्राइस पॉइंट 30% कम हो जाता है अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं। और क्या प्राइस पॉइंट मिलेगा मेरे को यहाँ पे? 2 बेडरूम, अब अगेन सीजन का टाइम है, दुबई का सीजन होता है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, एंड अप्रैल तक एक्सटेंडेड होता है, क्योंकि काफ़ी सारे वो। तो फिर तो मतलब अगर सिर्फ बिजनेस के पर्पज से आ रहे हो तो थोड़ा सा लेट भी आ सकते Late ही हो, आना अगस्त चाहिए। सितंबर टाइप्स नहीं, बट अगस्त सितंबर में तो बहुत गर्मी हो जाएगी। सो मेजर यहाँ पे गर्मी पड़ती है जुलाई अगस्त में, मेजर पीक जो जिसके लिए फेमस है दुबई गर्मी के लिए। और पता नहीं लगता जब आप आते हो, आप एसी में ही निकाल देते हो, होटल से बाहर टैक्सी से तो सितंबर एंड अप्रैल में माइट बी गुड मंथ्स टू विजिट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का या बिजनेस माइंडसेट से आना चाह रहे हो तो। करेक्ट। सो नंबर्स पे आते हैं, एक 2 बेडरूम वुड बी अराउंड इन टूरिस्ट एरिया में अगर मैं बात करूं, सो 500-600 दिरहम्स पर नाइट। टूरिस्ट एरिया की बात कर रहा हूं तो 12,000, बट दैट्स अ 2 बेडरूम।
12,000 रुपये, 13,000 रुपये। सो बिलो 10,000 में भी टूरिस्ट एरिया नहीं आएंगे, थोड़ा सा एवरेज एरिया आ जाएंगे। हाँ, मेट्रो पास होगी। सो इन दैट सिनेरियो बहुत सारे एरियाज़ हैं। लेट्स से JLT हम ले लेते हैं, जो मेरा लेक टावर्स ले लेते हैं, जद्दाफ एक एरिया ले लेते हैं, तो इधर आप देख सकते हो। उर्जान एरिया देख सकते हैं। सो दैट बिलो 10,000 आपको एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा, फुली फर्निश्ड, वेरी वेल प्लेस्ड मिल जाता है। हम हेल्प कर देंगे। अमेजिंग। सो फाइनल पॉइंट में हम डिस्कशन करते हैं, अगर मैं दुबई में प्रॉपर्टी लेने आ रहा हूँ, 3 ऐप्स जो मेरे पास फोन में होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप है DXB इंटरैक्ट। उससे क्या होता है, आप सारा डिटेल देख सकते हो कि कब प्राइस कितने का था और कितने में बिका है। तो आपका अप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड, एरिया में सप्लाई डिमांड कहाँ पे चल रही है, सबसे पहली ऐप ये है। दूसरी ऐप आती है दुबई रेस्ट ऐप। यहाँ पर आप टाइटल डीड्स वेरीफाई कर सकते हो, प्रॉपर्टी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। ये भी गवर्नमेंट की ऐप है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम सब विजिबल है। तीसरी ऐप है bayut.com। उस पर आप लिस्टिंग्स मिल जाती है हमें कि इस जगह पे कितने का एक फ्लैट है, कितने का घर है। वहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो वहाँ से डायरेक्टली ब्रोकर्स को, ये अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी, व्हाट्सएप मैसेज करोगे मिल जाएगा। तो ये 3 बहुत ज़रूरी ऐप्स है प्रॉपर्टी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों साथ शेयर कर दो। एट द सेम टाइम 3 ऐसी ऐप्स अगर मैं सिर्फ दुबई आ रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, जो मेरे फोन पे हमेशा होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट करीम, आपकी राइड्स, टैक्सी राइड्स, आपकी खाने का, जैसे अपना ब्लिंकिट चलता है, सब कुछ उस ऐप में पॉसिबल है। तो करीम नंबर 1, नंबर 2 तालाबात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 जोफर कर सकते हो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो, और आप पार्टी करने जा रहे हो रात को तो ड्राइवर क्या होता है आपके पास पहुंच जाता है जब आपको गाड़ी छोड़नी होती है कहीं पे, और वो ड्राइवर आपको पिक करेगा, आप ही गाड़ी आपके घर ड्रॉप कर देगा और फिर चला जाएगा। इंटरेस्टिंग, ये तो हमारा रैपिड फायर हो गया। 3 ऐसी लोकेशंस या 3 ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स जो मेरे को विजिट करना ही चाहिए अगर मैं पहली बार दुबई आ रहा हूँ तो। बुर्ज खलीफा डाउनटाउन, पाम जुमेरा एंड मरीना। 3 जगह जो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है आज के दिन दुबई में, जो अगर आप टूरिस्ट के जैसे एक बार पहली बार आ रहे हो तो आपको विजिट कभी नहीं करनी चाहिए। मिरेकल गार्डन, दुबई फ्रेम आई थिंक, एंड बिजनेस बे कैनाल। मैं फैमिली के साथ दुबई आया था प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए, बट मुझे 3 जगह घुमाना भी है फैमिली को, क्योंकि वो आके ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो 3 जगह जो सबसे बेस्ट लगती है एडवेंचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वाटर पार्क्स, कौन सी होगी? नंबर 1, अगर बहुत एडवेंचर करने का मन है तो स्काई डाइविंग ज़रूर करनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 50,000 रुपये है, जो वर्ल्ड से थोड़ी सी महंगी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 25-30 हज़ार में हो जाती है। ठीक है, मेरा भी एक ही है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो पहला। दूसरा कर सकते हो ड्यून बैशिंग। यहाँ पे अगेन रेगिस्तान है तो ड्यून्स में जाके आप सफारी टाइप जो करते ही हैं लोग, बट ड्यून बैशिंग होती है तो आप थोड़ा सा ड्यून्स पे रोल राइड सब कर सकते हो। कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5,000 पर पर्सन आएगी। देन आपका बेस्ट फैमिली के लिए वाटर पार्क रॉयल एटलांटिस में, यू विल एंजॉय द बेस्ट टाइम विद द फैमिली देयर। सो फाइनल क्वेश्चन इज कि अगर मुझे दुबई से शॉपिंग करनी है तो कहाँ से करनी चाहिए? ये ना मिसकंसेप्शन है, हम कल भी बात कर रहे थे कि दुबई से शॉपिंग करनी चाहिए, ये गलत है। 40% अगर ज़्यादा देने का मन कर रहा है तो ज़रूर कर लो, अपने जितने डिज़ाइनर चीज़ें शॉप करनी है जितने शौक पूरे करने हैं। यहाँ पर सब महंगा है 40% अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है तो महंगा है क्यों? महंगा इसलिए क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे हैं। तो ये हो गया हमारी कंप्लीट डिस्कशन का क्लोजर। आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको दुबई के बारे में, दुबई में प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दुबई की ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप इस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन का पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर हमें पार्ट 2 बनाना है तो क्या बनाना है। आप चाहेंगे तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, कमेंट्स में जाके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। एंड बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी जगह इन्होंने ये कंप्लीट सेटअप रेडी करवा के दिया है। पीछे बुर्ज खलीफा दिख रहा है, बहुत प्यारा सा, एक अच्छी सी वाइब है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर गिविंग अस योर टाइम। और मज़ा है आपसे डिस्कशन करने पे। आप इसी तरीके से सीखते रहिए, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड वी ऑल विल सी यू वेरी सून।